हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचएमपी पाथवे के बारे में। अब सबसे पहले इन सारे हेडिंग के अंदर हम इस पाथवे को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कुछ अदर नेम हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसे डिकन्स और हॉरेकर्स पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट ने ये पाथवे डिस्कवर किया, इसलिए हम इसे डिकन्स और हॉरेकर पाथवे भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसे हम शंट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है, इसे डाइवर्ट किया जाता है, इसलिए हम इसे शंट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं होती। फिर इस पाथवे को हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, यानी जब पाथवे चल रहा है इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं वो मोनोफॉस्फेट होते हैं, और जो शुगर होती है वो 6 कार्बन की होती है, इसलिए हम इसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। फिर इस पाथवे को हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पाथवे चल रहा है इसमें पेंटोज फॉस्फेट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है, इस वजह से इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसे डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे CO2 लिबरेट होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसे हम फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने बताया कि शंट पाथवे होता है, यानी ग्लूकोज को डाइवर्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, यानी जो 10 नॉर्मल जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उसमें से 10% ग्लूकोज आगे ग्लाइकोलाइसिस में कंटिन्यू न होके इस पाथवे में एंटर करता है, और जो लीवर और आरबीसी होते हैं हमारे उसमें 30% ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एचएमपी पाथवे द्वारा होता है। फिर उसके बाद इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी ग्लूकोज के हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहले कार्बन का ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया कि फर्स्ट कार्बन का ही सिर्फ ब्रेकडाउन होता है और उससे CO2 फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे वाक्य लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑकर्स नॉट एट वंस, यानी एक ही समय सारे कार्बन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी ब्रेकडाउन नहीं होता। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। फिर इसके बाद इससे इस प्रोसेस में ना ATP बनता है या ना यूटिलाइज होता है, यानी इसमें ATP का रोल ही नहीं होता। फिर इसके बाद इसका साइट क्या है, ये साइटोसोल में रिएक्शन होती है। मेनली ये जो लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड, गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरी, फिर इरिथ्रोसाइट और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, इनके जो सेल है इसमें ये पाथवे परफॉर्म होता है। इस पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस पाथवे में मेन 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और कौन कौन से 2 कंपाउंड है, एक NADPH का प्रोडक्शन होता है और एक राइबोस शुगर यानी पेंटोज शुगर फॉर्म होती है। जो NADPH सिंथेसिस होता है वो किस लिए यूज होता है, फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए ये NADPH यूज होता है। फिर कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस के लिए भी NADPH का यूज किया जाता है। फिर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है RBC, लेंस, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी NADPH का यूज किया जाता है, यानी ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड स्टेट में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ये जो सारी बातें शॉर्ट में लिखी है बहुत सिग्निफिकेंस की, हम बाद में अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद
राइबोज शुगर फॉर्म होती है। तो ये जो राइबोज यानी पेंटोज शुगर होती है वो डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडी प्लस, एपीडी प्लस और कोएंजाइम के सिंथेसिस के लिए ये यूज करती है। आपको पता होगा डीएनए, आरएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। फिर इस पाथवे के दो स्टेट है, एक ऑक्सीडेटिव स्टेट और एक नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेट, ये हम आगे देखेंगे। तो अब हम उसका पाथवे देखते हैं। तो सबसे पहले पाथवे में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये पाथवे स्टार्ट होता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए एंजाइम कौन सा लगता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है। अब हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है? NADP प्लस एक्सेप्ट करता है और फॉर्म क्या होता है? NADPH और H प्लस फॉर्म होता है और इसको Mg2 प्लस कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। फिर अब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यानी हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है यानी इसका रिडक्शन हुआ है NADPH का। फिर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ग्लूकोनोलैक्टोन बनता है। क्या बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्म होता है। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, इसका जो लैक्टोन है इसका क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। इसका क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस यानी फिर लैक्टोन का हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। क्या बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा लगता है? ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलाइज, क्योंकि जो नाम है वही, और हाइड्रोलाइसिस किया है तो हाइड्रोलाइज एंजाइम लगेगा। फिर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है इसका क्या होगा? अब डिहाइड्रोजनेशन होगा। अब डिहाइड्रोजनेशन के लिए एंजाइम कौन सा लगेगा? डिहाइड्रोजनेज। और कंपाउंड कौन सा है? फॉस्फोग्लूकोनेट, इसलिए एंजाइम कौन सा लगेगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। अब हाइड्रोजन का रिमूव हुआ तो एक्सेप्ट करने के लिए कोई तो चाहिए, तो एक्सेप्ट कौन करता है? NAD प्लस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? NADPH फॉर्म होता है। और यहाँ पे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा? 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, यानी वही कंपाउंड है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे कीटो ग्रुप अटैच हुआ है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कीटो ग्रुप अंदर आए हैं इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर अगले 4th स्टेप में क्या होगा? जो 4th स्टेप है इसमें CO2 रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया है वही एंजाइम इस स्टेप में भी हम यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया है? फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज किया है, तो यही सेम एंजाइम यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर इसमें ये CO2 बाहर निकलने से, CO2 का एलिमिनेशन होने के बाद कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 2 फेट होते हैं, एक तो एपिमराइजेशन होने के बाद अलग कंपाउंड फॉर्म होगा और आइसोमराइजेशन होने के बाद अलग कंपाउंड होगा। ये जो साइकिल है ना, हम इजी होने के लिए, हमारे समझना इजी होने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले से ले, तो अब हम क्या करेंगे? ये साइकिल हमारे पढ़ने के लिए इजी होने के लिए हम स्टार्टिंग से ही ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल लेंगे, इसलिए इस वजह से हमें साइकिल पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी हर एक मॉलिक्यूल से एक CO2 निकलेगा, तो यहाँ पे 6
ये मॉलिक्यूल 3 कीटो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट आए तो 6 CO2 यहाँ से भी बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे इस 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसमें क्या होगा, इसमें 4 मॉलिक्यूल का इपिमराइजेशन होगा। और इपिमराइजेशन होने के लिए एंजाइम कौन सा लगता है, इपिमरेज एंजाइम लगेगा। इससे क्या बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट। और बचे हुए 2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा और क्या बनाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। क्या बनेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। अब ये 4 मॉलिक्यूल है, ये हमको इजी होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2-2 मॉलिक्यूल में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करें, क्या है आपको समझ में आएगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है, ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट, ये जो है ये ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन परफॉर्म करती है, यानी इसका कीटो ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर होता है। यानी ये जो कार्बन, ये जो मॉलिक्यूल है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये भी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे 2 कार्बन ट्रांसफर होते हैं और कीटो ग्रुप के साथ ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हम इसे ट्रांसकीटोलेज, यानी कीटो ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, इसलिए हम ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन कहते हैं। और ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा 2 कार्बन, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, ये 7 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब इसने 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए, तो बचे कितने, 3, और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल याद रखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल याद रखिए। फिर उसके बाद आगे ट्रांसअल्डोलिज रिएक्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसअल्डोलिज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, 3 कार्बन एटम ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए, 3 कार्बन एटम ट्रांसफर हो गए, तो क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम ट्रांसफर होने के बाद 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनेगा। और 6 कार्बन का क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। या इसने 3 कार्बन दिए तो कितने बचे, 4, तो 4 का ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और इसने 3 एक्सेप्ट किए, यानी 3 + 3 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। फिर ये जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट के साथ सेकेंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, सेकेंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट है, ये फिर एक बार 2 कार्बन एटम ट्रांसफर करेगा और क्या फॉर्म होगा इसमें, इसने 2 कार्बन एक्सेप्ट किए, इसका मतलब यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना। 6 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे कितने बचे, इसने 2 ट्रांसफर किए, तो 5 में से 3 गया तो कितना रहेगा, 5 में से 2 गया तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बचा, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा याद रखने को कहा है मैंने, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म हुए, कैसे, क्योंकि 2 ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट थे तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म हुए। फिर ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये आपस में कंडेंस होते हैं और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 6 कार्बन का कौन सा याद रखने के लिए कहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर के 7 रिएक्शन हो गए। अब ये जो 8वां रिएक्शन है, ये जो 8वें रिएक्शन की स्टार्टिंग है, इससे यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ से एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आया, यहाँ से 2 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आए, कितने, 2, यहाँ से भी 2 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आए, यानी 2 + 2 4, और ये एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, तो कितने, 5 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए। और 5 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आने के बाद इसका ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है और क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कितने बनेंगे,
5 बनेंगे क्योंकि 5 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऐड किए, तो उसके बदले में हमें क्या मिला, 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रिटर्न मिले, और यहाँ पे 6 CO2 इलिमिनेट हो गए। क्या 6 CO2 इलिमिनेट हो गए। और जो NADPH है यहाँ पे क्या 6 NADPH मिले, कितने 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यानी हमें 12 NADPH मॉलिक्यूल मिले। यानी यहाँ पे समरी के तौर पर हम देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल जब यूज किए तब 5 ग्लूकोज रीजनरेट हुए और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर इन 6 मॉलिक्यूल से हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक CO2 देगा, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6 CO2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। कितने, 6 CO2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसी वजह से ये जो 6 CO2 मॉलिक्यूल एलिमेंट हुए ये इक्विवेलेंट होता है एक ग्लूकोज के, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम होते हैं इसलिए। और यहाँ पे 12 NADPH रीजनरेट हुए ये। और यहाँ पे एक ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस और 7 H2O, और यहाँ से 6 CO2 बाहर निकले और 12 NADPH और 12 H प्लस और एक फॉस्फेट बाहर निकला। ये ओवरऑल रिएक्शन है। और इसके रेगुलेशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है ये NADP प्लस के लेवल पर डिपेंड होगा। यानी NADP प्लस का लेवल कम होने पे ये ज़्यादा होने पे ये रिएक्शन आगे जाएगी, और NADP प्लस का लेवल कम होने पे ये रिएक्शन नहीं होगी। फिर जो ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होती है, ये आपको पेंटोज शुगर की रिक्वायरमेंट कितनी है इसके ऊपर ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज डिपेंड रहती है। और जो इंसुलिन एंजाइम होता है, कौन सा इंसुलिन एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, ये इस हार्मोन को इंड्यूस करेगा, कौन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसको जब इंड्यूस करेगा तो ये पाथवे आगे कंटिन्यू होगा। और यहाँ तक जो है ये सारा नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, और ये जो है ये जो ऊपर का है ये ऑक्सीडेटिव पाथवे है, और ये नीचे का नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है। और ये आगे का पेज है, यहाँ पे लिखे है ये जो स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होती है पहली, दूसरे स्टेप में बताया हाइड्रोलाइसिस होता है, तीसरे स्टेप का भी बताया आइसोमराइजेशन इपिमराइजेशन के बारे में, ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन के बारे में भी बताया। और मुझे लगता है एक बात रह गई है, जो ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन परफॉर्म होती है, जो ट्रांसकीटोलेज ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम थाइमिडिन पायरोफॉस्फेट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी इसकी एक्टिविटी थाइमिन पायरोफॉस्फेट के ऊपर होती है, और ये जब कम होगा, ये थाइमिन पायरोफॉस्फेट यानी TPP जब कम होगा तो ये पाथवे भी डिक्रीज हो जाएगा। ये रह गई थी बात बताने की। और इसके बाद सारे स्टेप एक्सप्लेन किए, 6, 7, 8 रीजनरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 5 रीजनरेशन होती है ये भी बताया। और इसके रेगुलेशन के बारे में, ऑक्सीडेटिव स्टेट, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज NAD प्लस के लेवल पे डिपेंड होती है, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होती है ये पेंटोज शुगर के रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है। फिर इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये इंड्यूस करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए। तो इसका इम्पोर्टेंस, फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए तो, और इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।